अध्याय 8। लय वृद्ध व्यायाम। स्वस्थ और शिताऊ जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वह लोग भरपूर व्यायाम भले ही ना करते हों, लेकिन भरपूर हलचल जरूर करते हैं। हम जब ओगिमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चल गई कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग भी काफी कार्यक्षम हैं। वह घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और पेपर पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते हैं। ओगिमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वह लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वह लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन सदा कुछ ना कुछ हलचल करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। कुर्सी से उठने जितना आसान। 30 मिनट एक ही जगह पर बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% कम होती है, चर्बी जलने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है और तकरीबन 2 घंटे बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम होती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वजह से भी यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर काम करती है कि एक ही जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है। बाविन ब्रेडली और ब्रिगिड सकल्टे ने सन 2015 में वाशिंगटन पोस्ट को दिए साक्षात्कार में बताया कि 5 मिनट जगह से उठकर एक चक्कर लगाकर आना इतना आसान है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता और कई बार तो बचकाना भी लगता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद आपके लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूर्व में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही है। पूर्व के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किवगांग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे मान्य किया है। इसकी वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताई ची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस जैसी बीमारियां काफी कम पाई जाती है। उनका शरीर ज्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता रहता है। उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ होता है और वह इसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप रोज जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए किसी भी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़ा फायदा होगा। इन व्यायामों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम फ्लो के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई व्यायाम पसंद ना आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगले पन्नों में हम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पोषक पद्धति देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं। रेडियो ताइसो। सुबह किया जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उसके नाम से ही जो रेडियो शब्द है वह इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो व्यायाम से करते हैं। ओगिमी में हमें पता चला कि जिन लोगों से हमने बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिन अस्पतालों को भेंट दी वहां पर भी लोग सुबह 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे, लेकिन वहां पर बैठे बैठे ही वह व्यायाम में सम्मिलित होते थे। हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफी जोश के साथ गुजरा।
इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करते हैं, जिसकी वजह से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में करवाया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन से व्यायाम करते हैं, उससे यह तय होता है कि व्यायाम का समय कितना होगा। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना। यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हो सकता है यह काफी आसान लगे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेकर जाते हैं। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं या खाना बनाते हैं, तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी से या ऊपर रखी हुई किसी चीज को निकालने जाते हैं, तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने जमाने में लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन भर में कई बार हाथ ऊपर करने पड़ते थे। रेडियो ताइसो हमें ऐसा करने में मदद करता है। रेडियो ताइसो व्यायाम का प्राथमिक स्वरूप 5 मिनट। योग। भारत, जापान और विश्व में करीबन हर जगह पर योग काफी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीजों का एकीकरण करना, दो चीजों को जोड़ना। योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य हमारे मूल धर्म की स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, हमें चैतन्य के नजदीक लेकर जाना। योग के प्रकार। हालांकि सभी प्रकारों का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और रीतियों की वजह से उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किए। ज्ञान योग अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग। इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है। कर्म योग हमारे और समाज के लिए उपयुक्त कृतियों पर जोर देना। भक्ति योग चैतन्य को समर्पित और भक्ति भाव के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग मंत्रोच्चारों के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने का प्रकार। कुंडलिनी योग शरीर में जो विभिन्न चीजें होती हैं, उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग इसे राजमार्ग भी कहते हैं, सभी मिलकर इकट्ठा फायदे की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग जापान में और पश्चिमी जगत में यह प्रकार काफी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिरता तक पहुंचा जाता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका। सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट क्रिया है। इसमें आपको 12 कदम पूरे करने होते हैं। नंबर 1, पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहें, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। नंबर 2, अब गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 3, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से जमीन का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और फिर घुटनों को एकदम सीधा रखें। नंबर 4, इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें। श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। नंबर 5, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोडी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नंबर 6, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें। अब घुटने, छाती और ठोडी पृथ्वी पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। नंबर 7,
इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें, हाथों को सीधा रखें, हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। नंबर 8, यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोडी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नंबर 9, यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं, श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। नंबर 10, यह स्थिति तीसरी स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। नंबर 11, यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 12, यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। ताइची त आई च अवान ताइजी ककान नाम से जाना जाने वाला ताइची व्यायाम जापान में सैकड़ों सालों से प्रचलित है। बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियनिज्म में इसका जिक्र है और यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। यह जापान में भी काफी मशहूर है। चीन की संस्कृति के अनुसार इसकी खोज ताओइस्ट गुरु और मार्शल आर्ट के अभ्यासक झांग सनफेंग ने की थी। 19वीं सदी में यांग लू चान ने इसका जग भर में प्रसार किया। ताइची की मूल शुरुआत नेइजिया मतलब अंतर्गत मार्शल आर्ट के लिए की गई। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने की बजाय खुद को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ताइची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। देश के लोगों को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए चीन सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताइची के प्रकार। ताइची सिखाने वाली कई शालाएं हैं। उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिनमें से कुछ जहां दिए हुए हैं। चैन स्टाइल, धीरे और एकदम धड़ाकेबाज हलचल का संगम। यांग स्टाइल, सबसे ज्यादा मशहूर। इस प्रकार में धीमी और द्रव पदार्थ जैसी हलचल की जाती है। वू स्टाइल, छोटी छोटी और सजगता से की गई हलचल। हाउ स्टाइल, अपने तरंग में झांक कर सूक्ष्म हलचल करना। यह प्रकार विश्व में ही नहीं बल्कि चीन में भी काफी कम इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सभी स्टाइल्स एक दूसरे से अलग है, फिर भी इनके पीछे का उद्देश्य समान है। जैसे कि नंबर 1, स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना। नंबर 2, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना। नंबर 3, दूसरे क्रमांक की हलचल करके पहले स्थान पर पहुंचना, यानी पहले सामने वाले को कृति करने का मौका देना, उसके बाद हलचल करना और अंत में खुद जीतना। नंबर 4, खुद को और प्रतियोगी को जानना, यानी खुद की और सामने वाले की सकारात्मक और कमजोर बात को समझना। ताइची के 10 मुख्य सिद्धांत। मास्टर जांग चेगुनफू ने ताइची के निम्नलिखित 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, सीधा खड़े रहकर अपना पूरा लक्ष्य अपने माथे पर केंद्रित करना। नंबर 2, पीठ के स्नायु को तनाव देना और बाद में शिथिल करना। नंबर 3, कमर रिलैक्स करके उसके माध्यम से शरीर की बाकी हलचल को नियंत्रित करना। नंबर 4, हमारे शरीर का वजन कैसे विभाजित हुआ है, यह जानकर जड़ता और हल्केपन के बीच के अंतर को पहचानना। नंबर 5, हाथों की हलचल आसानी से करके शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह अच्छा करना, कंधे रिलैक्स करें। नंबर 6, शरीर की शक्ति से ज्यादा महत्व मन की चंचलता चपलता को देना। नंबर 7, शरीर के ऊपरी और निचले अंग में लयबद्धता लाना। नंबर 8, मन शरीर और सांस में एक रूप रखना। नंबर 9, हलचल नियंत्रण करने की बजाय लचीलापन और लयबद्धता को महत्व देना। नंबर 10, हर पल में जो शांति है स्थिरता है उसको खोजना। शरीर कार्यरत होता है
तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बादलों का अनुकरण। ताइची के सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। नंबर 1, दोनों हाथ आगे ले जाएं और तलवों को नीचे करें। नंबर 2, आप जैसे किसी पेड़ के तने को आलिंगन दे रहे हो ऐसी कृति करें। नंबर 3, उस वक्त आपके तलवे बाहरी बाजू को रखें। नंबर 4, बायां हाथ ऊपर की तरफ से मध्यम की तरफ और दायां हाथ नीचे से मध्यम तक हिलाएं। नंबर 5, एक गेंद के आकार में अपने शरीर के सामने हाथ को हिलाएं। नंबर 6, बाईं हथेली चेहरे के सामने ले जाएं। नंबर 7, हाथों के मूवमेंट को देखते हुए बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन देकर कमर को मोड़ें। नंबर 8, अपने बाएं हाथ को कमर पर और अपने दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाएं। नंबर 9, अपना वजन दाहिने पैर पर रखें। नंबर 10, दाहिनी ओर मुड़ें और अपने दाहिने हाथ को देखते हुए इसे ऊपर उठाएं। नंबर 11, अब हाथों की मूवमेंट को लचीलेपन के साथ करें। नंबर 12, हाथ को फिर से लंबा करें और धीरे धीरे से पहली स्थिति में वापस लाएं। कवि गांग। चीकुंग नाम से जाना जाने वाला यह व्यायाम प्रकार दो शब्दों से बना हुआ है। क्वी जानी जीवन की चेतना और ऊर्जा, और गांग जानी काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज की इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 में इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। उसके बाद चीनी सरकार ने ताइची की तरह इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। कविय गांग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। कवि गांग में जो भी प्रकार है उन सभी का उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है, लेकिन उसमें काफी संयमित हलचल होती है। कवि गांग के फायदे। कई सारे सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि ताइची और जोग की तरह कवि गांग के भी कई सारे फायदे होते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ कवि गांग। सैन फ्रांसिस्को में स्थित कवि गांग इंस्टीट्यूट के शास्त्रज्ञ डॉक्टर केनेथ एम सांसियर ने अपने एक लेख में इसके कई सारे फायदे लिखे हैं, जैसे कि मस्तिष्क में बनी तरंगों का विकास होता है, हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव होते हैं, हृदय विकार से आने वाली मौत की संभावना कम होती है, रक्तचाप की बीमारियां कम होती है, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है, शरीर के अंग काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। कविगांग करने की पद्धति। कविगांग का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थित इस ऊर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, त्याऊ शयन यानी शरीर का नियोजन। सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े हुए होना अति आवश्यक है। नंबर 2, त्याऊ शिये यानी सांस का नियोजन। सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। नंबर 3, त्याऊ हसीन यानी मन का नियोजन। यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। नंबर 4, त्याऊ ची यानी ऊर्जा का नियोजन। पहले 3 घटकों का उचित समन्वय करके ऊर्जा को सही मात्रा में नियंत्रित करना। नंबर 5, त्याऊ शैन यानी चेतना का विनियमन। द ये सेंस ऑफ ताइची की वुगांग में यांग जविंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ति भी है और नींव भी। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। कविगांग के 5 सिद्धांत। कविगांग में 5 सिद्धांतों पर काम किया जाता है। पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से 5 प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है। हम कविगांग इंस्टीट्यूट इन
बार्सिलोना के मारिया इसाबेल गार्सिया मैनरिल की पद्धति देखेंगे। पृथ्वी। नंबर 1, अपने पैरों में कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। नंबर 2, फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें। नंबर 3, अपने कंधों को थोड़ा झुकाएं और अपने शरीर को ढीला और बाहों को शरीर के बाजू में ढीला छोड़ दें। नंबर 4, सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाएं। उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। नंबर 5, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाएं। उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। नंबर 6, कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जल। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। घुटनों पर झुकें और सीना सीधा करके नीचे बैठें। नंबर 2, पुच्छास्थि यानी टेल बोन को सीधा रखते हुए बैठें। नंबर 3, जब आप फिर से सांस लें तो पृथ्वी पर वापस आएं। नंबर 4, इस क्रिया को 3 बार करें। लकड़ी। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और फिर एक तरफ ले जाएं और एक गोलाकार आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को गर्दन तक लाएं। हाथ और कोहनियों को एक लाइन में लाएं। नंबर 2, इसके बाद सांस छोड़ते समय उसी क्रिया को उल्टा करें, पहले स्थान पर आ जाएं। नंबर 3, यही क्रिया 3 बार करें। धातु। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी छाती तक उठाएं। नंबर 2, उंगलियां एक दूसरे से थोड़ा अलग और ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथों को एक दूसरे से लगभग 4 इंच लंबा रखें। नंबर 3, सांस लेते समय हाथ एक दूसरे से लग करें और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। नंबर 4, सांस छोड़ते समय फिर से दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है वही करें। नंबर 5, इस गतिविधि को 3 बार करें। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तब उनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव लें। आग। नंबर 1, पृथ्वी आसन से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियां एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर लेकर आएं। नंबर 2, अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं। नंबर 3, कमर से थोड़ा बाएं मुड़ें और अपने हाथों को जमीन के समांतर रखें और हलचल करें। नंबर 4, दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। ऊपर का हाथ कंधों तक ले जाएं और नीचे का हाथ कमर तक ले जाएं। नंबर 5, अब अपने हाथों को जमीन के समांतर रखते हुए कमर से दाईं ओर मुड़ें और हलचल करें। नंबर 6, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को हृदय के पास लाएं। नंबर 7, हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाएं। ऊपरी हाथ कंधे तक और निचला हाथ कमर तक नीचे लाएं। व्यायाम को पूरा करना। नंबर 1, पृथ्वी की स्थिति से शुरुआत करें। हथेलियों को नीचे रखें और सांस लेते समय अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। नंबर 2, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को छोड़ें और यू की स्थिति में लाएं। शिएत्सु। हाथ के अंगूठे और हथेली के दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का सही तरीका 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता था। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों का संतुलन बनाए रखना है। व्यायाम का कोई भी प्रकार एक जैसा ही करना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर शरीर की सही तरीके से हलचल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उद्देश्य शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना है, जो सफल होना चाहिए। ताओ जीन का मतलब कोई भी एक हलचल नहीं है। शरीर को दिया गया तनाव, गर्दन का उठाना, चलना, सोना, खड़े होना या एक जगह रुकना, यह सब ताओ जीन ही है। अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है शिशुन शिशु। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6ठी शताब्दी के चीनी चिकित्सक और लेखक सन सिमियों ने किया था। इसमें ध्वनि और आंदोलनों के माध्यम से अपने हृदय को शांत करने के लिए 6 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है।
शेह आवाज, कसूष जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि यकृत के लिए उपयोगी है। ही हर जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि हृदय से संबंधित है। सीसर जैसी उच्चारित होने वाली ये ध्वनि फेफड़ों से संबंधित है। चुई चुई की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि यकृत से संबंधित है। हु की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि प्लीहा से संबंधित है। कसीशी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि पूरे शरीर से संबंधित है। सन सिमियों ने एक कविता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न मौसमों में इन ध्वनियों के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह कविता आपको यह भी बताती है कि जब आप ध्वनि निकालते हैं तो आपको किस अंग के बारे में सोचना है। वसंत में कसु कहकर अपनी आंखें छल छलाएं तो वुड आपके लीवर को ठीक कर देगा। गर्मियों में ही का लाभ लें तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। बारिश के मौसम में सी का इस्तेमाल करें तो यह फेफड़ों की मदद करेगा। चुई की मदद से यकृत को दे साथ तो आपके अंदर का पानी होगा इसमें शांत। कसी की मदद से दे गर्मी को मात और सभी मौसमों में एक लंबी सांस लें जो है पाचन के लिए खास। सांस छोड़ना इतना धीमा है कि आपके कानों को आवाज सुनाई नहीं देगी और यह सब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाएं शराब का तंत्र। यही है सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस अध्याय में वर्णित सभी संस्कृतियों को समझना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक धागे की तलाश करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी ने सांस और गति का समन्वय किया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागरूक रहेंगे।